Hello, welcome all to our channel Awareness Study. So today we are going to see State Public Service Commission. इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंपोजिशंस क्या क्या है, फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड ऑल, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू कंपेयर विथ यूपीएससी. सो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट ऑल कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए. चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, सो अगर हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो जैसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे सेंटर में है, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा स्टेट में होता है. और अगर इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर देखें कि इसका कहाँ पे प्रोविजंस है, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आपको स्टेट में इसका कमीशन फॉर्म होता है, तो आपका सेम है. जो आर्टिकल आपका 315 से लेकर 323 के बीच था, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी है. इसके लिए मैंने एक स्पेशल से अलग से वीडियो बनाई यूपीएससी का, तो उसको आप लोग देख लीजिए. वो थोड़ा और डिटेल में है, तो प्लीज़ उसको देखिए. ये पार्ट 14 में आता है ना. आर्टिकल 315 टू 323 के बीच डील करता है. तो जैसा मैंने बताया कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपके स्टेट के लिए है और यूपीएससी आपका सेंटर के लिए है. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता है. और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका जो डिटेल्स है आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में मिलता है ना. अच्छा, अगर हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी जो आपका होता है उसमें क्या डिफरेंसेस है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बोलते हैं जिसका अगर प्रोविजंस कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन्ड है तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं. अगर हम लोग बात करें स्टैट्यूटरी बॉडी का, तो आपका वैसा बॉडी होता है जिसको मान लीजिए एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट से पास करते हैं, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है. सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमारा आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच है, वो सारा आर्टिकल्स और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है. तो अगर हम लोग फर्स्ट आर्टिकल की बात करें 315 का, तो ये हमें देता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स. जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों ही सेम, यानी कि आर्टिकल 315 से हमें ये मिलता है कि एक यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस होना चाहिए. अच्छी बात है. फिर हमारा जो सेकंड जो आपका आर्टिकल है 316, ये बोलता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स. अब ये क्या है, देखिए अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी एक चेयरमैन होता है और अदर जो भी मेंबर्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ फिक्स नहीं है जैसा कि यूपीएससी में भी है. और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, तो गवर्नर के द्वारा होता है. तो पहला जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज दैट in UPSC, chairman and other persons, other members are appointed by the president, while in state public service commission ये जो चेयरमैन और जो अदर पर्सन है किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो गवर्नर के द्वारा. तो पहला मेजर आपका डिफरेंस ये हो गया. और क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम है, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स है, लेकिन आधे जो मेंबर्स होने चाहिए, हाफ मेंबर्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेटर देन मोर देन 10 ईयर्स इन सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये सेम है. सेकंड आपका आता है टेन्योर के बारे में. तो टेन्योर का अगर हम बात करें तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम यूपीएससी. और वो क्या है, तो 6 ईयर या एट द अप टू द एज ऑफ 62. तो वहाँ पे क्या था, 6 ईयर या अप टू द एज ऑफ 65. तो यहाँ पे 3 साल का गैप है. तो आप बोल सकते हैं कि ये दूसरा आपका मेजर डिफरेंस है बिटवीन यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. और इसमें भी सेम है आपका, ये रिजाइन कभी भी कर सकते हैं या रिमूव बाय प्रेसिडेंट. ठीक है. और हाँ, रिजाइन जो देते हैं ये गवर्नर को देते हैं, ना कि प्रेसिडेंट को देते हैं. और तीसरा जो आपका आर्टिकल है, जो आर्टिकल नंबर 317 है जो आप देख रहे हैं, ये बात करता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन. अब इसमें रिमूवल का जो प्रोसेस है वो सेम एज जो आपका यूपीएससी के जो चेयरमैन या फिर जो मेंबर्स होते हैं उनको जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो सेम यहाँ भी अप्लाई होता है. और ध्यान दीजिए, जो रिमूव होता है यानी कि जो रिमूवल होता है वो आपके गवर्नर के द्वारा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा होता है यहाँ पे. अब रिमूवल किन किन बेसिस पे होता है, कौन कौन से ग्राउंड्स पे होता है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. पहला केस आता है कि अगर बैंकरप्ट हो जाए कोई भी मेंबर या फिर चेयरमैन. सेकंड आपका होता है कि पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑफिस के बाहर भी कुछ पेड वर्क कर रहे हो, है ना, कुछ दूसरा जॉब.
तीसरा होता है अनफिट बाय बॉडी या बाय माइंड। सो इन्फॉर्मेटिव अगर वो प्रेसिडेंट को ओपिनियन में अगर ऐसा आता है तो ये 3 ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है। और चौथा एक केस होता है मिसबिहेवियर का। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी बैठाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी इनको रिपोर्ट देता है, लेकिन ये रिपोर्ट बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे। अगर इंक्वायरी में अगर वो प्रूवन होता है कि मिसबिहेवियर किया है तो फिर प्रेसिडेंट को हटाना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इन बिटवीन जो मिसबिहेवियर का जो केस चलता है इंक्वायरी, उसके बीच में गवर्नर उनको सस्पेंड कर सकते हैं, किसी मेंबर या चेयरमैन को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इंडिपेंडेंस या फिर ऑटोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला जो है आपका सिक्योरिटी ऑफ टर्म्स। तो 6 ईयर या अप टू एज ऑफ 62, तो सिक्योरिटी ऑफ एक तरह से टर्म है। सेकेंड है कि नो डिसएडवांटेज ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस आफ्टर एज अपॉइंटमेंट, यानी कि उनके अपॉइंटमेंट के बाद किसी मेंबर या चेयरमैन का आप उसको डिसएडवांटेज कुछ नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, अलाउंसेज या प्रिविलेजेस। जो अपॉइंटमेंट के समय था उसमें आप कुछ इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसको हार्म नहीं कर सकते हैं, उसको डिसएडवांटेज नहीं दे सकते हैं। थर्ड है आपका कि इंटायर एक्सपेंसेस जो होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो किससे आता है? तो आपका आता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट। बट यूपीएससी के केस में क्या था? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था। तो ये लगभग सारे के सारे सेम है। नो सेकेंड टर्म, यानी कि एक बार अगर आप अपॉइंट हो गए, वो रिटायर होते हैं तो दोबारा आपको फिर से सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला जो आपका कंडीशन है ये आपका डिफरेंट है फ्रॉम यूपीएससी। इसमें क्या है कि पोस्ट रिटायरमेंट आप अगर रिटायर कर जाते हैं तो आपका जो नेक्स्ट जो आपका है, आप यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पे आप अपॉइंट हो सकते हैं दोबारा, या फिर अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप फिर से दोबारा से अपॉइंट हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम यूपीएससी। यूपीएससी के केस में क्या था, एक बार आप रिटायर हो गए तो फिर नो अदर एम्प्लॉयमेंट इधर इन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट देख लिया था, रिमूवल देख लिया। फिर आपका था आर्टिकल 318 है पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ द कमीशन। और 19 है आपका प्रोविजन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। जैसा मैंने बताया कि अगर पोस्ट रिटायरमेंट के बाद हो अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी में हो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब फंक्शन क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फंक्शंस ऑफ अगर हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये सेम है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तो जैसा। इनका मेन जो काम है वो कंडक्ट स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, और दूसरा क्या काम है तो रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। किस पे तो प्रमोशन, डेपुटेशन, डिमोशन या डिसिप्लिनरी एक्शंस, इन सारे चीज़ों पे आपको स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड या एडवाइस करना है। अदर अगर आप बोले तो इसमें आप बोल सकते हैं कि एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, है ना। तो ये सारा काम है फंक्शन से इसका किसका, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। और जो जुरिस्डिक्शन होता है जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं कोई एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर में पास करके, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फंक्शंस हमने देख लिया आर्टिकल 320 का। फिर पावर जैसे मैंने बताया कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाई पासिंग एनी एक्ट फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। फिर आपका एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपेंसेस इसका होता है कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट के द्वारा। तो इसमें किसी भी प्रकार का वोट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता है ना। उनका डायरेक्ट पैसा आपको स्टेट के हम बोल सकते हैं कि पूंजी से आता है। फिर लास्ट आपका है कि आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अब रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ये क्या होता है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें होता क्या है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये एनुअली रिपोर्ट पेश करता है या सबमिट करता है किसको, गवर्नर को। गवर्नर क्या करते हैं कि वो रिपोर्ट पे जो भी आपको रिकमेंडेशंस पे उन्होंने एक्शंस लिए हैं, फिर जो भी उनका स्ट्रेटजी है वो लेजिस्लेचर में यानी कि स्टेट असेंबली में उसको प्लेस करते हैं, और फिर उस पर जो भी डिस्कशंस और जो भी होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो इसका रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पे। अब फिर यूपीएससी के भी केस में वही था कि बाइंडिंग नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट पे। बट इसमें थोड़ा सा पॉइंट है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूपीएससी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको नहीं मानता है तो फिर उसको एक तरह से उस पर डिस्कशन या फिर उसको आप बोल सकते हैं कि एक हाउस में उस पर क्लियरेंस एक क्लैरिफाई करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेशंस को पीछे छोड़ के बिना विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा एक तरह से इम्पैक्ट है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो माने ही, है ना, समझ सकते हैं आप। लास्ट एक आता है टॉपिक लिमिटेशंस, हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे इसको। अच्छा, अगर हम लोग इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये सेम एज यूपीएससी है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको क्या क्या पावर्स नहीं होते, जैसे जो भी रिजर्वेशन राइट्स होते हैं रिक्रूटमेंट के दौरान या उसके जो भी अलाउंसेज होते हैं, जो भी जिसका भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, जैसे इसका काम यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोला कि हमको इतना नंबर ऑफ वैकेंसी चाहिए और ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो इसका भी सेम काम है वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, यानी कि मेरिट के बेसिस पे जितना भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का उसको पूरा करना। इसको और सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, जैसे रिजर्वेशंस कितना होगा या फिर सैलरी अलाउंसेस क्या क्या है ना, तो ये सारा चीज़ है जो इस पे लिमिटेशंस एक तरह से है। दूसरा चीज़ है कि इसके जो भी एग्ज़ाम्स इसके अंडर में हो रहे हैं करेंटली, उसको गवर्नर कभी भी हटा सकते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसका जो भी क्लैरिफिकेशन होता है 14 डेज में वो स्टेट असेंबली में वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो अप्रूव कर ले। तो एक तरह से भी इसका लिमिटेशंस है। फिर एक बात आती है कि जो स्टेट विजिलेंस कमेटी जो है आपका, स्टेट विजिलेंस कमीशन जो कि 1964 में हुआ, सेम एज इन केस ऑफ यूपीएससी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो भी सेम एज 1964 में हुआ। तो इन दोनों के आने के बाद थोड़ा सा इसको अगर हम लोग बोले तो थोड़ा सा साइडलाइन हो गया, बट इसका एक अपर एज होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये स्टेट के केस में स्टेट विजिलेंस कमीशन, तो अब बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा ही प्रायोरिटी मिलती है इन केस ऑफ एनी कंसल्टेशन या कंट्राडिक्शन। लास्ट हम लोग का एक शॉर्ट टॉपिक है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का केस क्या होता है कि अगर दो या दो से अगर अधिक स्टेट्स के लिए अगर कंबाइंड हमें पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म करना है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ प्रोविज़न है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है बल्कि एक स्टेटूचरी बॉडी होता है, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इसका जो चेयरमैन होता है, जो मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और उनका जो टेन्योर होता है वो आपका सेम एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन के जैसा होता है, 6 ईयर या अप टू एज ऑफ 62। तो ये सारा आपका ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में था। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर हमारा जो था यहाँ पे एंड करता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।